हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? सभी को वॉइस आ रही है मेरी? ओके चलिए। ओके, वीडियो ऑडियो सभी चीज क्लियर है सभी को? वीडियो और ऑडियो सभी को, सभी चीजें क्लियर है? चलिए, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ नीलोत्पल धाकड़, आई एम ए स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। और आज से जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज आरसीसी। आरसीसी का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आरसीसी सब्जेक्ट जो है वो हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आता है, किन किन एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि कंपटीशन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं, खासकर वो क्वेश्चन जिसमें डेटा याद रखना पड़ता है और हम लोग याद रखना भूल जाते हैं, वैसे सभी क्वेश्चंस को अपन क्लास में ही करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ हम उन कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे जिनके बेस्ड होकर कुछ अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और वो हमें यदि नहीं बन पाते तो वो भी बनना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? तो मैं आज आरसीसी का एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अभी आपको चैट बॉक्स में किसी को कुछ लिखना नहीं है। लेट आया है तो गुड मॉर्निंग लिखने की कोई डेली जरूरत नहीं है, ठीक है? जब मैं चैट बॉक्स देखने की कोशिश करूंगा या जब देखूंगा ना, तब आप लोग चैट बॉक्स पर लिखना। अननेसेसरी आप वहां पर चैट बॉक्स पर लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो और यहां पर जो मैं बोल रहा हूं सुन नहीं रहे, ठीक है? तो ध्यान से याद रखिएगा कि चैट बॉक्स पर तभी लिखना जब मैं आप लोग को बोलता हूं लिखने के लिए। तो अभी ध्यान से सुने कि जो आज का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको आरसीसी का सभी चीजें बता सकता हूं जिसके थ्रू आप एक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंपटीशन एग्जाम में उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारे कंपटीशन एग्जाम बोलता है आरसीसी के बारे में, यदि मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको बनेगा तो मैं आपको बोलूंगा आरसीसी आता है। और एग्जाम आपको बोलता है कि यदि आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं बनाना तो आपको आरसीसी बिल्कुल नहीं आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपको बन गए तो आपको सोसाइटी मान रही है कि आपको सभी चीजें आता है। तो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ आरसीसी। और वही बेसिक्स पढ़ेंगे जिनके बेसिस पर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाए हमें, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। क्लियर है सभी को बात यहां तक? ओके चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपके कुछ फ्रेंड्स लोग जो ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर अभी आज आए नहीं हैं, उन सभी को आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि आरसीसी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और जितना लेट आएंगे तो ध्यान से समझिए कि एक सब्जेक्ट है 100% का, डेली कुछ परसेंट खत्म होता चला जा रहा है और उस परसेंट का यूज आगे होगा। आज के टॉपिक का यूज लास्ट क्लास तक होगा। यदि आज भूल गए ना कुछ तो लास्ट क्लास तक पूछते ही रहोगे, इसलिए किसी भी दिन मिस नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, तो हम बात करते हैं आरसीसी के बारे में। आरसीसी या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में यदि बात करते हैं तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी होता है? सबसे पहले जानना जरूरी होता है सिलेबस। सिलेबस क्या है सर? कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो पता रहे। सिलेबस यदि आपको पता रहता है तो आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगेन आई एम सेइंग, सिलेबस आपको पता रहता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? हमें ये पता रहता है किधर से क्वेश्चन आने वाला है, किधर से नहीं आने वाला है। जिधर से आने वाला वही मेहनत करे, जहां से नहीं आने वाला वहां पर टाइम बचाए और दूसरा सब्जेक्ट पढ़े। तो यहां से यदि मैं बात करता हूं, सिलेबस के बारे में बात करता हूं, तो आपसे एक बेसिक सा सिलेबस के रिस्पेक्टिव यदि मैं बात करूं तो आपने सिलेबस के बारे में आपको एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। आई थिंक कि आप सभी लोग को इसके बारे में पता होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो आप डायग्राम बना रहे हैं सर, आपने कहा कि आप तो सिलेबस बताएंगे, ये तो आप डायग्राम बना रहे हैं। एंड दिस कुड बी योर सिलेबस। ये आपका सिलेबस है। लगभग ये
अभी आप इन सभी चीज को देख रहे हैं तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि सर ये जो आपने बनाया है इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है दिस इज, ये क्या है भाई, दिस इज स्लैब, ये है स्लैब। ये वाला पार्ट क्या है भाई, ये या ये, दिस इज बीम। ये क्या है, दिस इज व्हाट, क्या है भाई, ये कॉलम। और ये क्या है, फुटिंग। तो आपको ये 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये 4 ही टॉपिक सिलेबस है, याद रखिए। आरसीसी का 90-95% जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। सिलेबस आपको अब हमेशा याद रहेगा। फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, ये 4 टॉपिक होते हैं, 4 ही सिलेबस है। क्लियर है? तो आरसीसी का सिलेबस सभी सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली यदि मैं बात करूं, सबसे आसान है याद रखना। बिल्डिंग देखी, जो बिल्डिंग दिख रही है वही है सिलेबस, वही पढ़ना है। क्लियर है बात सभी को? अरे सभी को क्लियर है बात, यस और नो? ठीक है? अरे भाई सरफराज, मैं दिख रहा हूं, ये दिख रहा है, बस इतना ही देखना है। क्लियर है? चलिए, तो दिस इज योर सिलेबस। अब ये सिलेबस था आपका। हमें इस सिलेबस के बारे में पूरी बात नहीं करनी है, हमें वो बारे में बात करनी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए, तो एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए यदि मैं बात करता हूं तो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। आपके यदि सिलेबस के बारे में बात करता हूं, एक एक करके टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी। एक एक कर हम टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। जैसे आरसीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, जिसमें पीसीसी, आरसीसी, कंक्रीट, इन सबके मटेरियल अटेरियल सभी के बारे में बात कर लिया। यहां पर भी मैं बता दूं आपको, तो 2 चीजें पढ़नी है हमें। किसके बारे में? कंक्रीट के बारे में और स्टील के बारे में। नेक्स्ट, जैसे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी के बाद पर बीम। बीम में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बीम में? है आपके पास पर बेंडिंग, शियर, टॉर्शन। इन बेंडिंग, शियर, टॉर्शन का ही हमें एनालिसिस भी पढ़ना है, बेंडिंग, शियर, टॉर्शन का ही डिजाइन भी पढ़ना है। अब ये बेंडिंग, शियर और टॉर्शन क्यों पढ़ते हैं? तो सोम आप लोग ने पढ़ा है, या सोम आप लोग पढ़ रहे हैं, या सोम आप लोग पढ़ने वाले हैं। कोई हो सकता है बोल देगा नहीं हाँ सर हमारा तो नहीं हुआ है सोम। अरे भाई कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, कॉलेज में तो पढ़ा होगा एक बार, या सोम शब्द का नाम सुना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। उस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर हम इस बीम के अंदर पर स्ट्रेसेस पढ़ते हैं अलग अलग। तो उस बीम के अंदर जो स्ट्रेसेस पढ़ते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ लिया कि बीम में जब लोड लगता है तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीम में जब लोड लगता है तो शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, या शियर स्ट्रेस किस तरह से वहां पर अराइज होती है, क्या वो शियर स्ट्रेस बीम को फेल कर सकती है या नहीं कर सकती है, चेक तो करो। वही है एनालिसिस। सर ये फेल कर रही है तो चलो डिजाइन करो, ऐसा बना दो क्या वो फेल ही ना हो। दैट इज ऑल अबाउट डिजाइन। तो एनालिसिस में क्या करते हैं, डिजाइन में क्या करते हैं? एनालिसिस में पता करते हैं, जानकारी निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या हमारी एग्जिस्टिंग डायमेंशन, क्रॉस सेक्शन, क्या मैंने 5 मीटर की बीम जो 200 बाय 200 की बनाई है, क्या वो लोड लेने के लिए सेफ है या नहीं है। एनालिसिस कर कर देखो बेंडिंग स्ट्रेस में कहीं बेंडिंग में फेल तो नहीं हो रही है। अरे एनालिसिस कर कर देखो शियर और टॉर्शन में कहीं फेल तो नहीं हो रही है। 10 में से 9 बीम पास हो गई, 1 बीम फेल हो रही। जो 1 बीम फेल हो रही है उस बीम को ऐसा डिजाइन करो,
उस बीम के क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाओ, उस बीम में सरिया इतना लगाओ कि वो बीम फेल ही ना हो। आ रही है बात समझ में? वही होता है डिजाइन। डिजाइन क्या होता है आगे और बताऊंगा, जब मैं डिजाइन के बारे में बताऊंगा। अभी मैं एकदम बेसिक सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो बहुत बेसिक से बात कर रहा हूं। क्लियर है? सभी को यहां तक समझ आया? सभी को समझ आया? आप में से कुछ लोग अभी और बोलेंगे, आप में से कुछ लोग और बोलेंगे, सर वो सिंगली डबली भी सुना था, सर वो टी बीम फ्लैंज बीम भी सुना था, सर वो भी अभी बताओ। अभी नहीं, आगे। अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सिंगली डबली फ्लैंज बीम सब बताऊंगा आगे, दोनों में तीनों में क्या फर्क होता है। क्लियर है? चलिए, तो इतना हमें पता रहना चाहिए कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस में इतनी चीजें। ओके, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक के बारे में बात करता हूं। तो यहां से अपन जैसे बीम हमारी खत्म हो जाएगी बेंडिंग, शेयर और टॉर्शन में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक कौन सा? स्लैब। स्लैब के अंदर भी हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? स्लैब के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है सर, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपका एसएससी जेई या फिर स्टेट जेई, इनमें कितने मार्क्स के लिए आता है? सर हम तो एई के लिए पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा कि सर मैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पढ़ रहा हूं, तो कितने मार्क्स के लिए आता? तो अभी मैं आप लोग को मार्क्स बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है। तो यहां से देखा जाए तो यहां से इंट्रोडक्शन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, कंक्रीट स्टील दोनों से। बेंडिंग से बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। स्लैब से बात करूं तो यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, यहां भी 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, अब आप सभी को पता है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सबको पता है। यदि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो सर कोई भी ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं जिसमें कैलकुलेशन करना है, बहुत ज्यादा। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया नहीं। तो आरसीसी में आता क्या है? आरसीसी सब्जेक्ट के अंदर यदि मैं आपको बताऊं तो आरसीसी सब्जेक्ट के अंदर पर आपका यदि 14 मार्क्स का आरसीसी आ रहा है, 14 मार्क्स का यदि आरसीसी है, तो 7 से 8 मार्क्स का तो सिर्फ आता है क्या? कोडल प्रोविजन। क्या आता है 7 से 8 मार्क का? कोडल प्रोविजन। मतलब सर यदि मैं कोडल प्रोविजन ही याद रख लूं तो क्या मुझे आरसीसी में 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल सही मिल जाएंगे भाई। आज की क्लास छोड़ दो, कोडल प्रोविजन वाली बस कर लो तो 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो ऐसा सोच रहा है ना वो गलत है, क्योंकि कोडल प्रोविजन रटे नहीं जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे हैं। यदि कोडल प्रोविजन याद रखना है तो इन क्लासेस में बैठना होगा रेगुलरली, कोडल प्रोविजन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चलेगा कि पूरे याद हो गए। तो कोडल प्रोविजन यदि याद करना है तो क्लास रेगुलर आना पड़ेगा, या रट सकते हो, रट पाओगे तो फिर आप सीधा कोडल प्रोविजन पर आओ। तो मैं फिर से बोल रहा हूं 7 से 8 मार्क कोडल प्रोविजन के ही आते हैं जो एग्जाम हम लोग देने वाले हैं। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है? अर्पित भाई आप बोल रहे हो कि सर स्लैब में 1 वे 2 वे होगा। अरे भैया मैं उसके अंदर नहीं गया ना, जैसे बीम के अंदर सिंगली डबली में फ्लैंज बीम में नहीं गया, वैसे स्लैब के अंदर 1 वे 2 वे में नहीं गया, रीस्टैंड स्लैब में नहीं गया, सिंपली सपोर्टेड स्लैब में नहीं गया, कंटीन्यूअस स्लैब के अंदर नहीं गया। आते ना वहां से क्वेश्चन, मना थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। क्लियर है? अभी तो बस मैं जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की। क्लियर है सभी को? यहां तक आगे बढ़ूं? चलिए, ओके। इसके बाद जैसे हमारा स्लैब खत्म होगा, जैसे स्लैब खत्म होगा तो हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे भाई? हम लोग देखेंगे कॉलम। कॉलम देखेंगे। कॉलम के अंदर भी फिर आप लोग कहेंगे सर सर्कुलर कॉलम होगा, रेक्टेंगुलर कॉलम होगा, आपके पास फिर यूनिएक्सियल होगा, बाईएक्सियल होगा, आपके पास फिर कंप्रेशन कॉलम होगा, बहुत सारे तरह के कॉलम, सब चीज पढ़ना है अपना।
यहां से मैं बात करूं तो ये पार्ट भी आपका एई में 0 से 1 मार्क के लिए और जेई में 1 से 2 मार्क के लिए हो सकता है। इसके बाद जैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, दैट इज अवर फुटिंग। फुटिंग के बारे में बात करूं तो 0 से 1 मार्क और यहां भी 0 से 1 मार्क। प्रोबेबिलिटी ज्यादातर रहती है फुटिंग से कोई क्वेश्चन ना आने की, ठीक है। ओके, चलिए एक टॉपिक और आता है जो हम लोग स्लैब के बाद पढ़ लेंगे, है ना, स्लैब के बाद पढ़ लेंगे, दैट इज, उसको मैं बाद में लिख रहा हूं, दैट इज बॉन्ड एंड एंकरेज। सर ये बॉन्ड एंड एंकरेज क्या होता है? जिस दिन पढ़ाऊंगा ना उस दिन बता दूंगा, लेकिन फिर भी सुनना है तो अभी सुनो, सुनना है तो अभी सुनो कि बॉन्ड के बारे में आप लोग पढ़े हो। जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, हीरो बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं। बॉन्ड हमने सर पढ़ा है एडेशन बॉन्ड और कोहेशन बॉन्ड, हाँ सर पढ़ रखा है एडेशन बॉन्ड और कोहेशन बॉन्ड। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा? आरसीसी। आरसीसी में क्या लग रहा है? स्टील लग रहा है और कंक्रीट लग रहा है। यदि स्टील और कंक्रीट लग रहा है, सर ये तो दो अलग अलग मटेरियल हो गए। अच्छा आप इनके बीच के बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा आप एडेशन के बारे में बात कर रहे हो सर। यदि आप बॉन्ड के बारे में आरसीसी में बात करोगे ना सर, तो आप एडेशन बॉन्ड के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि कंक्रीट एक अलग मटेरियल है और स्टील बार एक अलग मटेरियल। दोनों के बीच में यदि बॉन्ड चाहिए तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज नॉट कोहेसिव, दैट इज एडहेसिव। तो यहां पर हम जिस बॉन्ड के बारे में बात करेंगे वो एडहेसिव बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि सरिया को, रेनफोर्समेंट को इस तरह से एम्बेड किया जाए, द रेनफोर्समेंट शुड बी एम्बेडेड इन कंक्रीट इन सच अ वे, इस तरह से लगा होना चाहिए ताकि वहां कहीं पर भी बॉन्ड फेलियर ना हो। वहां कहीं भी इस तरह से यदि आपने सरिया लगा दिया है, इस तरह से यदि सरिया लगा दिया, आप ऐसा घींचे तो सरिया कंक्रीट के अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए। इसे बोलते हैं स्लिप हो जाना। तो स्लिपिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इज प्रोहिबिटेड। अब प्रोहिबिटेड करने की बात है, सरिये को बोला कि बाहर नहीं निकलना, सरिया कहेगा मेरी मर्जी कैसे भी निकलूं। तो हम सरिये को कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, हम तुम्हारे ऊपर रिंग्स बना देंगे। हम सरिये के ऊपर रिंग्स बना देते तो क्या होता है, वहां पर उसके बीच का, उसका और कंक्रीट के बीच का जो इंटरनल फ्रिक्शन रहता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेनफोर्समेंट बाहर नहीं आ पाता है और बॉन्ड इंप्रूव हो जाता है। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? चलिए, और एंकरेज क्या होता है दैट आई विल टेल यू व्हेन आई विल टीच यू दिस टॉपिक। बॉन्ड एंकरेज के बाद यदि मैं बात करता हूं तो बॉन्ड एंकरेज से जो क्वेश्चंस है आपके पास पर, 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं और यहां पर भी 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंकरेज के बारे में याद रखना है कि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिस टॉपिक इज फुल्ली कोडल प्रोविजन। ये टॉपिक पूरी तरह से क्या है भैया? कोडल प्रोविजन है सर। कोडल प्रोविजन मतलब यहां से जो भी पढ़ना है वो एग्जाम में आएगा, एज इट इज आएगा, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज पॉइंट। लेकिन मैं दिमाग लगवाऊंगा, क्यों आ रहा है डेटा उसके बारे में बताऊंगा, कोड ने जो कंडीशन ली है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि सर ने नहीं भी बताना तो हमको इस टॉपिक को याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करता हूं तो ये हो गया पूरा आरसीसी का। यदि मैं एसएससी जेई का सिलेबस उठाता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टेट के जेई का सिलेबस उठाता हूं, तो उसके अंदर पर ये टॉपिक, इन जितने टॉपिक अभी मैंने बताए, यहां से आते हैं 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन। 90 से 95% क्वेश्चन, 90 to 95% क्वेश्चन इज ओनली अराइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, यहां तक से आ जाता। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, मैं मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल देता हूं। ये टॉपिक कौन कौन से है जहां से यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ये टॉपिक है आपके पास पर रिटेनिंग वॉल, ये टॉपिक है आपके पास पर फ्लैट स्लैब, डीप
बीम वाटर टैंक एक और टॉपिक प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। इतने पूरे टॉपिक से मिलाकर आपको इतने पूरे टॉपिक से मिलाकर आपको पूछा जा सकता है, इसमें भी 1 मार्क का 0 से 1 और इसमें भी 0 से 1 मार्क का क्वेश्चन। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको इन पूरे टॉपिक से आ सकता है, किसी भी एक टॉपिक से आ सकता है, या तो फ्लैट स्लैब से, या तो वाटर टैंक से, या तो डीप बीम से, या तो फ्लैट स्लैब से, या तो वाटर टैंक, कई इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। एसएससी जेई के सिलेबस में देखेंगे आप, यदि आप देखने की कोशिश करते हैं एसएससी जेई का सिलेबस, तो उसमें आपको कुछ टॉपिक तो लिखे ही नहीं है। दिस ये दोनों टॉपिक लिखे ही नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। रिटेनिंग वॉल लिखा है, वाटर टैंक लिखा है, इनसे नहीं पूछ रहा। प्री स्ट्रेस लिखा नहीं है, उससे पूछ रहा है। क्लियर है? तो इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन हां ध्यान रखना कितने मार्क्स के लिए पढ़ना भैया? 1 मार्क्स के लिए। 1 नंबर लेना है सर मुझे यही पढ़ना है, 1 नंबर लेकर रहूंगा। अरे 14 मार्क्स का आरसीसी आ रहा है, उधर से 13 ले लो। नहीं, मैं 1 नंबर के लिए पढ़ूंगा, तो जिस दिन पढ़ाऊंगा तो उस दिन आना 1 नंबर के लिए। क्लियर है? तो हमें यह भी पढ़ना है, दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक। और इसके पहले जो मैंने बताया आपको, इसके पहले जो बताया, तो ये भी है आपके सिलेबस का टॉपिक। क्लियर है बात सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगा आपको, तो अभी आपको मेहनत नहीं करनी स्क्रीनशॉट लेने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कौन से टॉपिक से? इंट्रोडक्शन से। क्या हो गया भाई? बैकग्राउंड एंड कलर। चलिए, बहुत ज्यादा जब भारी दिक्कत आ रही हो ना, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो अपने को, तब अपन लिखे कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर अपन ट्राई करेंगे चेंज करने का। ठीक है? जब तक एकदम भारी दिक्कत नहीं आ रही है बहुत ज्यादा, है ना, तब तक अपन आराम से बैठे रहें और देखते रहे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, that is introduction of आरसीसी का इंट्रोडक्शन, कि आरसीसी क्या होता है इस बारे में बात करना है। आपसे भी कोई पूछ लेता है कि सर आरसीसी मुझे नहीं पता है, बताइए। क्योंकि कोई मुझसे पूछता है आरसीसी क्या है, तो मैं बोल देता हूं कि सरिया लगा हुआ कंक्रीट आरसीसी कहलाता है। या कुछ लोग तो ये बोल देते सरिया ही आरसीसी होता है, कुछ लोग कंक्रीट को आरसीसी बोल देते हैं। डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है आज तक कि आरसीसी एक्चुअली क्या होता है। अरे भाई पता नहीं रहेगा, सब्जेक्ट कैसे पढ़ लोगे? तो पहले पता रहना चाहिए कि आरसीसी होता क्या है, फिर उसके बाद अपन इसको आगे जो सब्जेक्ट की आपकी पूरी जो रूपरेखा बनी हुई है, पूरा जो अपन ने उसका जो सिलेबस बना रखा है, उसी सिलेबस के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं आरसीसी क्या होता है? क्लियर है? चलिए लाइट बहुत ज्यादा है तो मैं ट्राई करता हूं, यदि कुछ होगा तो। अभी रिफ्लेक्शन कम हुआ? अभी रिफ्लेक्शन कम हुआ? अभी ओके है? मैं कैसा भी दिखूं चलेगा, बोर्ड सही दिखना चाहिए। मैं नहीं भी दिखूं चलेगा, बोर्ड सही दिखना चाहिए।
चलिए डेफिनेशन आनी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले ध्यान से समझे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी पढ़ रहे हैं, आरसीसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरसीसी में इस वर्ड को पूछे कि भाई ये वर्ड है क्या, कौन सा वर्ड, आरसीसी। ये वर्ड क्या है, आरसीसी। सर आरसीसी के बारे में सुना है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जैसा कुछ बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही सुना है। अब इसमें आगे जानना है कि इसमें अलग अलग टर्म्स हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एक एक कर अपन पढ़ते हैं, एक एक कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, किसके बारे में बात करता हूं भाई, कंक्रीट के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, कंक्रीट के बारे में। क्या होता है कंक्रीट, कंक्रीट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों दुनिया में इसकी उत्पत्ति हुई, यदि ये पता रहेगा ना तो आप कंक्रीट के बारे में और आरसीसी के बारे में किसी को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। खुद को तो पता होगा ही, सामने वाले को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं बात करता हूं कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट को मेजरली पर्पस क्या था, कंक्रीट को बनाने का क्या पर्पस था, कंक्रीट को बनाने का पर्पस था हमारे पास पर दो रीजन। हमें चाहिए थी डिजायरेबल, हमारी इच्छा अनुसार क्या चाहिए था, हमें चाहिए था स्ट्रेंथ कि सर जब भी हम लोड लगाएं, लोड लगाने की वजह से स्ट्रेसेस आए, स्ट्रेसेस आने पर हमारा सेक्शन उन जो आपके पास पर एक्टिंग स्ट्रेसेस है उनके अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस ऑफर कर सके। सर यदि लोड की वजह से बेंडिंग आए तो बेंडिंग रोक ले, लोड की वजह से टेंशन आए टेंशन रोक ले, टॉर्शन आए टॉर्शन रोक ले, शियर आए शियर रोक ले। क्लियर है बात। तो हमने कंक्रीट को बनाने के लिए सोचा कि कंक्रीट हमारा बेचारा कभी फेल ही ना हो और हमेशा हमें क्या ऑफर करे, लोड के अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस, दैट इज स्ट्रेंथ, रेजिस्टिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसे। एक और था आपके पास पर, दैट इज, एक और पर्पस आपका, दैट इज स्टेबिलिटी, कि जब भी लोड लगाए कहीं फ्लो ना हो जाए, कहीं बह ना जाए, स्टेबल रहे जब भी लोड लगाए उस पर। तो इट शुड बी स्टेबल व्हेन यू प्लेस द लोड ऑन इट, तो वो हमेशा स्टेबल रहे। दिस इज द पर्पस। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने सोचा क्या किया जाए, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए सोचते रहे क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि क्या करते हैं हम बनाते हैं एक मटेरियल, इसका नाम रख देंगे क्या, कंक्रीट। तो वो मटेरियल क्या है, वो मटेरियल इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड aggregate in a definite proportion। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये डेफिनेशन पता रहे। सर हम तो बोल रहे थे कंक्रीट मिक्सचर होता है, सर सीमेंट का, रेत का, कोई बोल रहा है बालू का, कोई बोल रहा है एडमिक्सचर होता है, सर पानी होता है, कंकड़ होता है, हवा होती है, धूप होती है। ध्यान से समझे पर्पस क्या है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। हमने क्या किया, यह पता किया कि स्ट्रेंथ कौन देगा, हमने स्ट्रेंथ के बारे में पता किया। स्ट्रेंथ देने वाला मटेरियल जो हमारे पास पर एग्जिस्टिंग है, नेचुरली अवेलेबल है, दैट इज रॉक, चट्टाने। उस पर लोड लगाओ, बहुत सारा लोड रेज करती है। हमने कहा कि बहुत अच्छा है, ये वाला मटेरियल यूज कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब हमने उस मटेरियल को यूज करने के लिए सोचा तो इतनी बड़ी चट्टान को घर तक लेकर कैसे आए। अरे बात समझ आ रही है अर्पित, इतनी बड़ी चट्टान को, इतनी बड़ी रॉक को घर तक कैसे लेकर आए। व्हाट वी हैड डन, हम इवॉल्व होते गए, इंजीनियर बनते गए, समझदारी बढ़ती गई। हमने कहा चट्टान को लेकर आने की जगह हम डायनामाइट लगाते हैं उसके फॉल्ट्स में, फ्रैक्चर्स में, डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट कर बड़े बड़े बोल्डर होंगे, उनको लेकर जाएंगे स्टोन क्रशर में, ले आकर उसको और डिजायरेबल शेप एंड साइज का क्या कर देंगे, कट कर देंगे। हाई एनर्जी लगाई, बॉन्ड तोड़ दिया, छोटे छोटे एग्रीगेट में कन्वर्ट कर दिया, डिजायरेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर दिया। रॉक थी, स्ट्रेंथ देना था,
अब वो रॉक डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में हो गया है, वो भी इंजीनियरिंग पर्पस से। ध्यान से सुने, ये पत्थर नहीं है, ये स्टोन नहीं है, ये एग्रीगेट है। सर वही तो होता है ना सर, क्या बोल रहे हो आप सर, एग्रीगेट पत्थर, पत्थर तो वही होता है। नहीं, गलत बात। इंजीनियरिंग पर्पस से यदि रॉक को डिसइंटीग्रेट किया गया हो तो वो कहलाता है एग्रीगेट। नेचुरल प्रोसेस से रॉक यदि डिसइंटीग्रेट हुई है तो वो ग्रेवल्स, स्टोन, पेबल्स इनके फॉर्म में पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है सभी को? अरे भैया आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। सरफराज, ऋषि, शिव कुमार, आ रही है बात समझ में? चलिए, सो रॉक से हमें क्या मिल रहा है? एग्रीगेट मिल रहा है। एग्रीगेट ही बोलेंगे। सपने में भी कोई उठाकर पूछे कि भैया एग्रीगेट बोलेंगे, स्टोन बोलेंगे, तो सर हमें पता है हम एग्रीगेट बोलेंगे, हम इंजीनियर, हमें पता। अब उस एग्रीगेट के साथ हुआ क्या? हमने सोचा ये स्ट्रेंथ देगा, हमने कंटेनर में डाला उसे और उसके ऊपर लोड लगाया, या एक जगह रखा उसके ऊपर लोड लगाया, वो तो डिसइंटीग्रेट हो गए, वो तो दूर दूर वापस से और चले गए। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि उनके बीच के बॉन्ड को आपने तोड़ दिया था। कैसे? हाई एनर्जी से आपने क्या किया? हाई एनर्जी कहां से लेकर आया? आपने डायनामाइट लगाया। अब उनके बीच में बॉन्ड नहीं है। अब आप चाहते हैं कि उनके बीच में क्या बन जाए? उनके बीच में बन जाए बॉन्ड। क्या करोगे? आपने सोचा क्या करेंगे। आप गए किसके पास? जॉस एस्पर्डिन के पास गए। लंदन में लंदन के पास लीड्स कर एक जगह, वहां पर बैठे थे मिस्टर जॉस एस्पर्डिन, बिल्डर थे। उनसे आपने कहा कि भैया कुछ तो बताओ क्या करें। उन्होंने कहा कि एक काम करो, दो तरह की रॉक है। हमने कहा कौन कौन सी? उन्होंने कहा एक कैल्सीरियस रॉक है, एक आर्गिलिशियस रॉक है। हमने कहा हाँ रॉक तो है, रॉक तो बहुत सारी है। नहीं, उसने कहा सुनो मेरी बात, कैल्सीरियस रॉक है और आर्गिलिशियस रॉक है। ये उसने केमिकल क्लासिफिकेशन किया रॉक का। एक और चीज ध्यान से याद रखो कि जब आप बीएमसी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। तो दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आपने कैल्सीरियस और आर्गिलिशियस रॉक जब देखी तो उसने कहा कि एक काम करो, दोनों को एक डेफिनेट अमाउंट में ग्राइंड कर मिक्स कर दो। हमने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे एक मटेरियल बन जाएगा जिसका नाम है सीमेंट। उसका नाम है ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उस सीमेंट का क्या करें? उस सीमेंट को आप इन एग्रीगेट के साथ मिलाएं। हमने कहा ठीक है। हमने सीमेंट ली, हमने एग्रीगेट लिया, एग्रीगेट के ऊपर 2 किलो सीमेंट डाल दिया, मिक्स किया। अरे भैया ये तो नहीं फिर से जुड़ रहा है। आप तो बोले जुड़ जाएगा। उसने कहा कि अरे पानी मिलाओ, पानी। हमने कहा वाटर क्यों? उसने कहा ये जो सीमेंट का जो पाउडर है ना, वो बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, जब तक उसमें पानी नहीं जाए। When we put water in cement, there is a hydrophobic reaction, exothermic reaction. उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन से जो कंपाउंड निकलते हैं वो कंपाउंड बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं और वो एग्रीगेट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब एग्रीगेट को जोड़ रही है सीमेंट, जो दूसरा मटेरियल है, इसलिए सीमेंट एडेसिव होती है। लेकिन सीमेंट अपने पार्टिकल को भी जोड़ती है, इसलिए सीमेंट कोहेसिव भी होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं सीमेंट इज कोहेसिव एज वेल एज एडेसिव मटेरियल। सर आप ये सब चीजें जो बोल रहे हैं लिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आरसीसी है, बीएमसी नहीं है। जिस दिन बीएमसी रहेगा उस दिन ये सब चीजें लिखी जाएगी आपके बोर्ड पर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आरसीसी, तो आरसीसी में इतना चीजें आपको पता रहना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन में कहां पर, यहां पर ये जो बाइंडिंग मटेरियल लिखा है, ये क्यों लिखा है? कि हमने सोचा कि ये जो एग्रीगेट है, इन एग्रीगेट से स्ट्रेंथ ले ले, ये पर्पस फुलफिल कर ले एग्रीगेट से, वो एग्रीगेट का पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा क्या करते हैं, वो पर्पस फुलफिल करने के लिए, वो पर्पस फुलफिल करने के लिए हमने एग्रीगेट को बाइंडिंग मटेरियल के साथ जोड़ दिया। कुछ भी हो सकता है बाइंडिंग मटेरियल। सर बाइंडिंग मटेरियल, अभी तो आप सीमेंट ही बोल रहे थे। अरे कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो मैंने बाइंडिंग मटेरियल बोला। लाइम भी हो सकता है, अरे बिटुमिन भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? बिटुमिन भी हो सकता है। तो इसीलिए एग्रीगेट
को बाइंडिंग मटेरियल से के साथ जोड़े। लेकिन कितना सर, 10 किलो एग्रीगेटर 2 ग्राम सीमेंट ऐसी छिड़क दिया हमने तो सर काम चल जाएगा ना, बॉन्ड बन जाएगा, बांध लेगा वो उतना 2 ग्राम सीमेंट, नहीं बांध पाएगा। इसलिए यहां पर एक और टर्म लिखा है क्या हमने, डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक पर्याप्त मात्रा में ही डालने पर ये आपको क्या प्रॉपर दे पाएगा, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी दे पाएगा। कौन, कॉन्क्रीट। आई यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में बताइए मुझे। यहां तक सभी को समझ आई यहां तक बात? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां से हमें इतना समझ में आ रहा है कि सर कंक्रीट ये होता है, बट सर ये इसके बारे में थोड़ा सा समझ नहीं आया, बाइंडिंग मटेरियल के बारे में, उसी को बताता हूं बाइंडिंग मटेरियल को। अब बाइंडिंग मटेरियल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं सर? बिल्कुल नहीं भाई, उतना ही करेंगे जितना जरूरत है। बाइंडिंग मटेरियल, अच्छा सर बाइंडिंग मटेरियल का अब आप डेफिनेशन लिखोगे? बिल्कुल नहीं लिखूंगा, मैं तो आपको बता रहा हूं कि बाइंडिंग मटेरियल होता क्या, डेफिनेशन का यहां पर कोई काम ही नहीं है। लाइफ में आपको काम आएगा वो बीएमसी सब्जेक्ट पूरा कर देगा। मेरा काम है बाइंडिंग मटेरियल की और कैटेगरी बताना आपको। बाइंडिंग मटेरियल में यदि मैं बात करता हूं तो आपको बाइंडिंग मटेरियल में कौन कौन से बाइंडिंग मटेरियल मिलते हैं भाई? बाइंडिंग मटेरियल आपको मिल रहे हैं कौन से? आपको मिल रहा है लाइम मिल रहा है, आपको और कौन मिल रहा है भाई? सीमेंट मिल रहा है, आपको और कौन सा मिल रहा है? और भी मिल सकते हैं, मैं इतना 2-3 लिख देता हूं। इन दोनों के बारे में एक चीज पता है आपको? क्या पता है इन दोनों के बारे में? हाँ जी, इन दोनों के बारे में आपको कुछ चीजें पता है कि सर ये बाइंडिंग मटेरियल ना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही होता है। यदि पानी नहीं डाला ना तो ये पाउडर है, कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं है। जब तक पानी नहीं डालोगे लाइम और सीमेंट किसकी तरह काम नहीं करेंगे, किसकी तरह काम नहीं करेंगे? बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम कर जाता है विदाउट वाटर। वाटर और इसका तो कोई मेल ही नहीं है। इनसॉल्युबल इन वाटर, बिटुमिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बिटुमिन और सीमेंट और लाइम ये तीनों बाइंडिंग मटेरियल है, बट दीज आर एक्टिंग एज बाइंडिंग मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। और ये टेम्परेचर चेंज करने की वजह से बाइंडिंग मटेरियल बन जाता है। टेम्परेचर चेंज क्यों बोला सर आपने? अरे भैया बिटुमिन जो नेचुरल स्टेट में मिल रहा है ना आपको, सॉलिड स्टोन की तरह मिल रहा है। आप उसे बाइंडिंग मटेरियल बनाना चाहते तो आप उसे गर्म करिए, कितना डिग्री पर? 175 डिग्री पर फ्लैश पॉइंट मिल जाता है आपको। याद रखना, भी किसी को याद रह जाए तो, जब तक सब्जेक्ट खत्म है। 175 डिग्री एज पर IRC, 175 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास फ्लैश पॉइंट मिल जाता, तब तक आप इसे गर्म करो। उसके बाद क्या करो? उसके बाद आप इसको एग्रीगेट के साथ मिला दो और फिर ठंडा होने छोड़ दो। और 60 डिग्री पर लगे तो टेस्ट कर लो। क्या टेस्ट कर लो? स्टेबिलिटी टेस्ट कर लो। और स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वहां पर एक टेस्ट है जिसका नाम ही मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट है। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान से समझे कि बिटुमिन जो है आपके पास पर वाटर की प्रेजेंस में बाइंडिंग मटेरियल नहीं बनता, वो बाइंडिंग मटेरियल है, ये वाटर की प्रेजेंस में बाइंडिंग मटेरियल बनते हैं। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को बात यहां तक? चलिए ओके, क्योंकि इतना कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इतना तो हो सकता है कि आप लोग ही कहोगे सर इतना तो हमें पता था, आप क्या बता रहा, हमें तो खुद पता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में? इसके बारे में, एग्रीगेट। एग्रीगेट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? एग्रीगेट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सर जो मिल जाए वाला इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो मिल जाए वाला इस्तेमाल किया जाता है। अब मिल कौन सा सकता है? अर्थ की सरफेस पर आसानी से मिल सकता है। आपने कहा नहीं मैं अंदर से निकाल के लाऊंगा, अंदर से निकाल के लाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनिंग करना पड़ेगा, एक्सकेवेशन, पैसा लगेगा, जेसीबी मशीन आएगी, 10 लोग उसके साथ आएंगे जो बैठकर जेसीबी की आपका एक्सकेवेशन देखेंगे, है ना। उन 10 लोगों का पैसा, जेसीबी का पैसा, बहुत पैसा लग जाएगा।
तो एक्सकेवेशन कर कर जो एग्रीगेट लेकर आ रहे हैं, जो आपके पास पर इंट्रिंसिव रॉक है, जो अंदर पर है रॉक, उस रॉक को नहीं यूज करना है। मतलब आपकी अर्थ सरफेस के नीचे जो इंट्रिंसिव रॉक होती है, जिसके ग्रेनुलर पार्टिकल आपको ग्रेन्स की तरह दिखने लगते हैं, जो आपको खासकर देखने को मिलता है, बहुत अच्छा आपके पास पर इग्निशियस रॉक का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, ग्रेनाइट, नहीं इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि सर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की वजह से वो महंगा है, वो रेयर है, हर जगह मिलता नहीं है, इस वजह से महंगा है। तो उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है सर, ग्रेनाइट हटा दिया, फिर क्या? अरे जो एक्सटेंसिव है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर पर मिल रही है, उसे ले लो ना सर। उसमें कौन सी? बेसाल्ट ले लो, ग्रेनाइट नहीं, बेसाल्ट ले लो और बेसाल्ट लेकर यूज कर लो। आ रही है बात समझ में? हम बड़े सोच समझ कर काम करते हैं, हम इंजीनियर है, ऐसे नहीं हवा में कर देते, किसी ने कुछ बोला वो कर देंगे। एग्रीगेट कौन सा यूज करना है? वही जो आप लोग सोच रहे हैं सर, जो मिल जाए वो यूज करना है, नजदीक में कम पैसे में जो मिल जाए वो यूज करना है। ग्रेनाइट कम पैसे में नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? सभी को याद रहेगा यहां तक? चलिए, तो मुझे लगता है कि आरसीसी सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर का कंक्रीट तो क्लियर हो गया होगा अभी तक सभी को। क्लियर हो गया कंक्रीट? बेसिक इंफॉर्मेशन में मैंने यह भी दे दिया आपको कि एग्रीगेट जो है वो बेसाल्ट यूज किया जाता है। एक्सटेंसिव रॉक का ज्यादा आपके पास पर रिच अमाउंट का महंगा नहीं होना चाहिए, रिच नहीं होना चाहिए। अमाउंट वाइज ही बात करें तो रिच अमाउंट में कंक्रीट में एग्रीगेट ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब क्या देखने वाले सर? आगे बढ़कर देखने वाले कि अभी तो इस आरसीसी में से एक ही सब वर्ड को अपन ने देखा, दूसरे वर्ड को साथ में लाकर देख। तो अब हम देखते हैं क्या दूसरा है आपके पास पर, सीमेंट कंक्रीट। दूसरे वर्ड के साथ मिलाकर देखा जाए तो इट इज सीमेंट कंक्रीट। सर अब तो सीमेंट कंक्रीट के बारे में पता है। अरे कैसे पता है भाई, तुमको इतना पता है क्या? हाँ सर बिल्कुल पता है। ये कहा ना आपने, इट इज द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो कंक्रीट को कहते हैं। हाँ, तो सीमेंट कंक्रीट सर, बाइंडिंग मटेरियल तो आपने क्लियर कर दिया कि आपका बाइंडिंग मटेरियल क्या हो गया, सीमेंट। यदि आपका बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट हो गया सर, तो सेम डेफिनेशन में क्या हो जाएगा आपके पास पर, इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एग्रीगेट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लेकिन आपको पता है कि सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल नहीं है। आपको पता है कि बाइंडिंग मटेरियल को यदि आप सीमेंट से रिप्लेस करोगे तो बाइंडिंग मटेरियल बनाने के लिए सीमेंट में क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो डेफिनेशन में वाटर भी लिखना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट। कुछ लोग बोलेंगे सर फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट भी लिखो, लिखना है लिख लो, एग्रीगेट्स भी लिखोगे चलेगा, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एंड एक और चीज डाल रहे हैं सीमेंट के लिए, दैट इज वाटर, एंड वाटर इन अ डेफिनेट proportion। क्लियर है भाई डेफिनेशन? इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट इज ऑल अबाउट सीमेंट कंक्रीट। क्लियर है? इसके अंदर पर अलग अलग चीजें डाली गई हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट देखें, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट क्या क्या है भाई? कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट क्या क्या है? अरे कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं इसके अंदर पर? सर इसके अंदर मिलाया गया है सीमेंट। क्या है सीमेंट का पर्पस? अरे कोई पर्पस है या नहीं है सीमेंट का? हाँ सर है सीमेंट का पर्पस।
देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या मिलाया आपने, फाइन एग्रीगेट, और क्या मिलाया आपने, कोर्स एग्रीगेट। नेक्स्ट आपने क्या मिलाया है, वाटर। आप में से कोई यदि ये सोच रहा है कि सर इसमें तो वो भी मिलाया जाता है एडमिक्सचर, तो एडमिक्सचर कंपलसरी मटेरियल नहीं है इसके अंदर मिलाना, जरूरी नहीं है कि आप एडमिक्सचर मिलाएं। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें डाली जाती है। इन सभी का पर्पस क्या होता है? हाँ जी, पर्पस सीमेंट का, सीमेंट किसकी तरह एक्ट करती है, किसकी तरह एक्ट करती है, बाइंडिंग मटेरियल, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ही ऐसा हो पाएगा। फाइन एग्रीगेट क्या करते हैं, फाइन एग्रीगेट करते हैं फिलर्स का काम, फिलर्स की तरह काम करते हैं। कोर्स एग्रीगेट क्या करते हैं, यही तो है वो जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। मेजरली कौन सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मेजरली करता है आपको कौन सी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके अलावा अपने पास पर वाटर, वाटर किस चीज के लिए होता है, रिएक्शन के लिए। और एक और काम करता है वाटर जो आपके पास पर है, वो एग्रीगेट के बीच में जब वाटर आ जाता है तो उनके बीच का जो रफनेस होता है उसको कम कर देता है। रफनेस इन द सेंस, उनके बीच का रफनेस तो नहीं बोल सकता मैं, उससे बोल सकता हूं फ्रिक्शन, क्योंकि रफनेस तो ऑलवेज मेंटेन रह सकता है, लेकिन फ्रिक्शन आपका कम और ज्यादा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। तो उन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम, जिसकी वजह से उनकी हैंडलिंग आसान हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिएक्शन के लिए और किस चीज के लिए, एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। लुब्रिकेंट वो पदार्थ होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है, तो इसलिए हमने इसका नाम भी रख दिया, लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? यहां तक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट हम लोगों ने क्या लिखे हैं, सभी को समझ आया? सीमेंट कंक्रीट की डेफिनेशन सभी को समझ आई? किसी को कुछ डाउट है पूछे मुझसे इस टॉपिक तक? चलिए, यहां तक आ गया। हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम तो पढ़ रहे थे आरसीसी, आपने कंक्रीट बता दिया, आपने सीमेंट कंक्रीट बता दिया। अब आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में मैं फिर से बात करता हूं टर्म के बारे में, दैट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के पहले मैं कुछ थोड़ा सा बात इसी के बारे में कर लेता हूं, दैट इज सीमेंट कंक्रीट। तो थोड़ा मैं इसको हटाता हूं अभी और मैं बात करता हूं सबसे पहले अभी किसके बारे में, सीमेंट कंक्रीट के बारे में। सीमेंट कंक्रीट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपन निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत बेसिक सी। जैसे इट इज कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। इट ओनली हैव 1/10 ऑफ compressive strength as tensile strength। मतलब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव की कितनी होती है?
1/10 एक दहाई। मतलब यदि 20 मेगा पास्कल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो टेंसाइल कितनी हो गई? 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2 मेगा पास्कल। क्लियर है? तो ये यहां तक मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इट इज अ गुड फायर रेजिस्टिंग मटेरियल। अरे हमने हमारे हैबिटेशन के लिए, हमारे इंसानियत के लिए या हमारे जीवन के लिए क्या चीज जरूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान। उस मकान में हमारे पास पर अलग अलग मटेरियल है। हम टिम्बर का बना सकते हैं, हम स्टील का बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों का बना सकते हैं। लेकिन किसी दिन उसी घर के अंदर पर यदि हमारे मकान के अंदर पर गैस चूल्हा रखा है, चूल्हा रखा है, उसके थ्रू यदि आग लग जाती है, किसी और तरीके से आग लग जाती है, तो उस आग के लिए फायर रेजिस्टिंग बहुत अच्छा होता है। काफी देर तक आपके एक कमरे की आग दूसरे कमरे तक नहीं जाएगी, फायर को प्रोटेक्ट कर रखेगा। ऐसा नहीं घर में एक जगह आग लगी, फैल गई, पूरा घर 15 मिनट में धुआं धुआं हो गया, ऐसा नहीं होगा। फायर रेजिस्टिंग होता है कॉन्क्रीट। क्लियर है बात? इट इज चीप नहीं बोल सकता हूं, है ना, चीप वर्ड में यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग को पता रहना चाहिए कि आपके पास पर इट इज अवेलेबल इन लो कॉस्ट। तो इट इज it could be manufactured in low cost and offer डिजायरेबल मोल्डिंग। डिजायरेबल मोल्डिंग कहने का मतलब क्या है? जिस भी आकार में आपका मन है, जिस भी आकार में ढालने का, कंक्रीट ढल जाता है। सर्कुलर कंटेनर के अंदर कंक्रीट डालो, शेप सर्कुलर आ गया। रेक्टेंगुलर में डालो, रेक्टेंगुलर आ गया। स्टार फॉर्म वाले में डालो, स्टार शेप का आ जाएगा। जिस फॉर्म में आप इसे बनाना चाहते हैं उस फॉर्म में बन जाता है। क्लियर है सभी को यहां तक? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। यदि अपन बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट के बारे में, तो सीमेंट कंक्रीट के अंदर बस एक थोड़ा सा वीक पॉइंट देखने को मिल रहा है। वो कौन सा देखने को मिल रहा है हमें? वो है ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट है अपने को वीक देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से इस सीमेंट कंक्रीट को रिइंफोर्स करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोल दिया अभी। मैंने कहा है इसी पॉइंट की वजह से इस सीमेंट कंक्रीट को रिइंफोर्स्ड करना पड़ेगा। रिइंफोर्स्ड का मतलब सरिया यदि सोच रहे हो तो एकदम गलत सोच रहे हो, सही नहीं सोच रहे हो। रिइंफोर्स्ड कहने का मतलब होता है क्षमता को बढ़ाना, स्ट्रेंथ के प्रति, टू इंप्रूव स्ट्रेंथ को बढ़ाना। दैट इज ऑल अबाउट रिइंफोर्स्ड। मतलब सर जहां कहीं भी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है उसको बोल सकते हैं रिइंफोर्स्ड हो गया। बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। मान लीजिए 5 सैनिक है, 5 सैनिक कितनी लड़ाई करेंगे, तो वहां पर हमें क्षमता बढ़ानी है उनकी लड़ाई की। तो 5 सैनिकों के साथ आप क्या कर दो, 50 सैनिक भेज दो। तो आपने क्या कहा? आपने सेना को रिइंफोर्स्ड कर दिया। क्लियर है? सेना को रिइंफोर्स कर दिया, हाथों में हथियार दे दिया और रिइंफोर्स कर दिया, वो लड़ सकते हैं अच्छे से। तो वही वर्ड का इस्तेमाल अपन यहां पर कर रहे हैं, रिइंफोर्स्ड। तो यहां पर आप जब रिइंफोर्स्ड वर्ड लगाते हैं सीमेंट कंक्रीट के साथ, तो वो कहता है कि मैं सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। कौन सी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है हमें? कंप्रेसिव तो बहुत ज्यादा अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है? वो है टेंसाइल। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब भी आप लोड लगाते हैं तो लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी आ सकती है, कंप्रेसिव भी आ सकती है, टेंसाइल भी। डिपेंड करता है सपोर्ट कंडीशन कैसी है।
यदि सपोर्ट कंडीशन आपकी अलग अलग रहेगी तो स्ट्रेसेस भी अलग अलग रहेगी। यदि स्ट्रेसेस अलग अलग रहेगी तो यदि बेंडिंग होती है तो बेंडिंग की वजह से जो टेंशन आता है उस टेंशन में ये अपने को बहुत कम स्ट्रेंथ ऑफर करेगा, और यदि वो स्ट्रेंथ आपके पास पर बहुत कम है, क्षमता लड़ने की बहुत कम है, और यदि आपने ज्यादा लोड लगा दिया तो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। वो फेल ना हो तो हमने कहा सीमेंट कंक्रीट हम तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। सीमेंट कंक्रीट ने कहा अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? हमने कहा यदि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आपका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? शिव कुमार बताओ नाम क्या होगा भाई इसका? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्लियर है सभी को बात? सभी को बात क्लियर है? मतलब यहां पर मैं बात करूं रेनफोर्स्ड वर्ड के मतलब के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं रेनफोर्स्ड वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? रेनफोर्स्ड वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, टू इंप्रूव ठीक है, टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, दैट इज रेनफोर्स्ड। तो इसका मतलब यह हुआ ये सीमेंट कंक्रीट के आगे यदि आपने वर्ड लगाया इसका मतलब है ये सीमेंट कंक्रीट है जिसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया आगे बात करते हैं, लेकिन शब्द समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है क्यों है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आया होगा, और वही डेफिनेशन फिर मैं आगे लिख रहा हूं। क्या है डेफिनेशन आपके पास पर? It is the composite mixture of cement, concrete and steel bar। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे यदि मैं बात करूं तो डेफिनेशन जैसे बात करूं तो इट इज द सीमेंट, इट इज द सीमेंट कॉन्क्रीट whose strength is improved by embedment of steel bar। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। ये वो सीमेंट कंक्रीट है जिसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। ध्यान से सुने, मैंने टेंसाइल नहीं लिखा है। मैंने टेंसाइल लिखा है क्या? नहीं, पर्पस तो अपना यहां पर लिख चुका हूं मैं कि कौन सी स्ट्रेंथ कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है सर, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट को हम रेनफोर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्पस भी समझ आ जाता है। लेकिन सर जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन में ऐसा क्यों नहीं लिखते हो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ? आप डेफिनेशन में ऐसा क्यों नहीं लिखते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ? देखो पर्पस तो एक ही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना, लेकिन वो जो मटेरियल हम जो लगा रहे हैं ना वो सब स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्योंकि रेनफोर्स्ड वर्ड में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ऐसा कहीं लिखा है मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? नहीं लिखा है। तो याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कॉलम पढ़ेंगे ना तो एकदम काम आएगा, इसी चीज का काम आएगा। क्लियर है? तो ध्यान से समझे कि मैंने क्या लिखा है। इट इज द सीमेंट कंक्रीट हुज स्ट्रेंथ इज इंप्रूव्ड बाय एम्बेडमेंट ऑफ स्टील बार। स्टील बार को सरिये को लगाने की वजह से जिनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, जिस सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है उसी को कहा जाता है क्या? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट।
क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। यहां पर स्टील बार क्या करता है? स्टील बार मेक्स concrete capable to take टेंशन लेने के लिए लायक बनाता है कौन? स्टील बार। किसे? कंक्रीट को। अब ये सीमेंट कंक्रीट जो पहले सिर्फ क्या ले रहा था? कंप्रेशन ही ले पा रहा था, उसी में रेजिस्टेंस ऑफर कर पा रहा था, टेंशन में बहुत कम कर पा रहा था। तो हमने उससे कहा कि भैया ऐसा तो नहीं काम चलेगा, हमारी बेंडिंग वगैरह स्ट्रेसेस आ जाएगी, तो उस केस में तो आप फेल हो जाओगे। तो रेनफोर्स सीमेंट, फिर सीमेंट कंक्रीट ने कहा कि मुझे रेनफोर्स कर दो, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्या लगाकर बढ़ा दिया? स्टील बार। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि सर ये स्टील बार को ही चूज क्यों किया? अच्छा सर, स्टील बार मतलब मेरे घर पर भी जो बर्तन है वो भी स्टील के हैं, सर उसे भी लगा दूं, काम चलेगा ना? तो चलो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले अपन थोड़ा रेनफोर्समेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, आपके रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात सभी को समझ आई? सभी को समझ आई? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? बेसिक पॉइंट। पहला, it is assumed that all the tension is carried by स्टील ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे भी बताऊंगा जब मैं अजम्पशन लिखाऊंगा, क्योंकि अज्यूम लिखा ना हमने। क्या लिखा मैंने? इट इज अज्यूम्ड दैट, ये माना गया है, ये मान लिया गया है कि ऑल द टेंशन इज कैरिड बाय, कौन करेगा? पूरी टेंशन को कैरी कौन करेगा? स्टील ओनली। मतलब इसका मतलब ये है, ध्यान से सुने, इसका मतलब है टेंसाइल रेजिस्टेंस बाय concrete, tensile resistance by concrete in design is considered as जीरो। देखिए हीरो क्या लिखा है अपन ने? टेंसाइल रेजिस्टेंस बाय कंक्रीट इन डिजाइन इज कंसीडर्ड एज जीरो। मतलब आपको कभी भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, सीधे बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन डिजाइन, इन डिजाइन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जीरो। आंसर में जीरो होगा तो जीरो, नन ऑफ द अबव होगा तो नन ऑफ द अबव। क्लियर है? जीरो के अलावा कोई आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा जाए द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी, आरसीसी
आरसीसी हमेशा डिजाइन किया जाता है, आरसीसी हमेशा डिजाइन किया जाता है, तो भी आंसर क्या होगा उसका? 0। वहां पर डिजाइन जो है वो आरसीसी के साथ मिल गया है, इस वजह से वहां पर डिजाइन वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये पूछा जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो वो 0 नहीं होती, वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसे माना जाता है 0, माना जाता है 0। क्लियर है बात? सभी को क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है? अरे बाबू क्लियर है ना? फिर से बता रहा हूं, देखिए, एक होता है कंक्रीट, एक होता है आरसीसी। आरसीसी को किया जाता है डिजाइन। अब ये मत बोलना कंक्रीट को भी डिजाइन किया जाता है सर, हमने मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट सुन रखा है। अरे कंक्रीट बनाने का तरीका है जिसमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट, आपको स्ट्रेंथ जो है डिजायरेबल मिल सके, इसीलिए डिजाइन किया जाता है कंक्रीट को। आरसीसी में क्या डिजाइन किया जाता है? आरसीसी में क्या डिजाइन किया जाता है? रेनफोर्समेंट। कितना सरिया लगाना है वो हम डिजाइन करते हैं, पता करते हैं, हिट एंड ट्रायल कर कर, तो वो डिजाइन का पार्ट है। तो यहां पर हमने क्या कहा है? यहां पर कंक्रीट क्या लेगा? कंक्रीट क्या लेगा? कंक्रीट लेगा ओनली कंप्रेशन। अब ध्यान से सुनना, कंक्रीट क्या लेगा? सिर्फ ओनली कंप्रेशन। और स्टील, अब आप कहोगे सर ओनली टेंशन, गलत। कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन, या फिर इसकी जगह मैं ऐसा लिखूं, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पर्पस तो इसको टेंशन को के लिए ही था, तो उसको ऐसा लिखें तो ज्यादा अच्छा है। टेंशन लेगा और साथ ही साथ क्या लेगा? टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। कंप्रेशन भी लेगा, कॉलम में कंप्रेशन लेगा, बीम में, स्लैब में, बाकी हर जगह क्या लेगा? टेंशन लेगा। इतना चीज पता रहना चाहिए। यहां पर स्टील तो है ही नहीं, तो बचा क्या? सिर्फ कंक्रीट ही बचा। तो कंक्रीट दोनों में काम करेगा, किसमें? कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। सर इसका मतलब है कि कंक्रीट के अंदर पर, सर इसका मतलब यह है कि कंक्रीट के अंदर पर टेंशन में भी स्ट्रेंथ होती है। अरे भैया मना कहां कर रहा हूं मैं? मना किया कहीं मैंने? यहां देखिए, मना किया कि मैंने क्या लिखा है? इट ओनली हैव 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का सिर्फ 1/2 है, बहुत कम है। 10% स्ट्रेंथ ही है ज्यादा से ज्यादा। यदि 10% ही स्ट्रेंथ है तो क्या करे? एक काम करो, आप भूल जाओ, सोचो है ही नहीं। तो यहां पर क्या कह सकते हैं? आरसीसी में क्या कह सकते हैं? आरसीसी में कंक्रीट के रिस्पेक्टिव यदि अपन बात करें, कंक्रीट के रिस्पेक्टिव बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्या लिख सकते हो? टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड, हाँ जी, क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या लिख सकते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट। वो क्या होगी? अज्यूम किया गया है कि वो क्या होगी? 0 होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ assumed to be 0 और क्या बोल सकते हैं अपन? नेग्लेक्टेड। होती तो है
लेकिन माना नहीं जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब नेग्लेक्ट ही कर दिया तो आपके हिसाब से कितनी है वो, आपके हिसाब से वो 0 है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, अज्यूम्ड लिखा है यहां पर, ये वर्ड अज्यूम्ड, अज्यूम्ड मतलब माना गया है। क्लियर है बात अभी? हाँ जी अभी क्लियर है? चलिए अभी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, यदि मैं बात करता हूं रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का एक पॉइंट ये था, और हम बात करते हैं यहां पर स्टील बार आर embedded in such a way that there should be a perfect bond। क्या लिखा है, स्टील बार को इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि वहां पर आपके पास पर क्या हो, परफेक्ट बॉन्ड बनता हुआ दिखे। स्टील कभी भी कंक्रीट से बाहर निकलकर ना जाए, इस तरह से आपको सरिया लगाना। मतलब ये सीधी सी बात कर रहा है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के बारे में, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा है कि भैया ऐसा सरिया लगाओ कि सरिया स्ट्रक्चर के अंदर से बाहर ही ना निकल पाए। क्लियर है? और क्या मेंटेन कर पाए, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शुड मेंटेन स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, शुड मेंटेन स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ भैया, पता है ना, स्ट्रेन दोनों मटेरियल के अंदर कैसा हो, लगभग लगभग बराबर हो। स्ट्रेन इन कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। क्लियर है? दोनों मटेरियल, यदि दो मटेरियल है, कंपोजिट मिक्स है, तो वहां पर आपके पास स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी बताता है कि दोनों के अंदर पर स्ट्रेन बिहेवियर यदि सेम रहेगा तो दोनों मटेरियल में किसी इंडिविजुअल के फेलियर की वजह से ओवरऑल फेलियर को नहीं देखा जाएगा, दोनों यूनिफॉर्मली फेल होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि द फेलियर और द स्ट्रेन बिहेवियर विल बी लीनियर। क्लियर है? द स्ट्रेन बिहेवियर विल बी लीनियर। क्लियर है? इसी की वजह से अपन बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेन बिहेवियर विल बी लीनियर। अब वो क्या होगा स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो ये पॉइंट अभी एक डिस्कस किया, ये आगे और 2 बार डिस्कस होगा, एक बार जब मैं स्टील बार के बारे में बताऊंगा और एक बार जब मैं बॉन्ड टॉपिक के बारे में बताऊंगा, वहां पर दोनों जगह पर डिस्कस होगा। क्लियर है? तो अभी समझ नहीं आया तो आगे समझ आएगा, बस ये याद जरूर रखना है, क्योंकि ये याद रह गया ना तो नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू स्टील बार द फेलियर नेचर could be ductile, स्टील बार की वजह से फेलियर जो है आपका डक्टाइल तो हो सकता है ना, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हो जाता है, हो सकता है, हो जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि यदि आपने सरिया जरूरत से ज्यादा लगा दिया तो कैसे हो जाएगा,
सरिया फेल ही नहीं हो रहा, कंक्रीट कंक्रीट फेल हो गया। तो सरिया को हमेशा कम लगाना है, रेनफोर्समेंट को हमेशा कम लगाना है, स्टील बार को हमेशा कम लगाना है। इसलिए कम लगाना है ताकि हमेशा जब भी फेल हो तो स्टील बार फेल हो। और स्टील बार के बारे में पता है कि स्टील बार जो है वो आपका क्या करता है, डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल मतलब इट विल इजीली डिफॉर्म एंड शो लार्ज डिफॉर्मेशन। तो लार्ज डिफॉर्मेशन शो करता है। यदि लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर यदि फेलियर दिखाएगा तो क्या होगा, कंक्रीट को भी अपने साथ साथ क्या करता रहेगा, डिफॉर्म करता रहेगा। और डिफॉर्म करता रहेगा तो क्या होगा, आपको परफेक्ट वार्निंग मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यह है सीमेंट कंक्रीट की बीम और यह है आपके पास पर आरसीसी की बीम, ठीक है। यह है आरसीसी की बीम और यह है सीमेंट कंक्रीट की बीम। अब यह बीम यदि ब्रेक होगी तो कैसे होगी भैया, ये जो बीम है, ये बीम जब ब्रेक होगी तो कुछ ऐसे होगी, कुछ इस तरह से। यहां से ऐसा क्रैक आ जाएगा। यदि आपने यहां पर लोड लगाया, यदि आपने यहां पर लोड लगाया तो लोड लगाने की वजह से इस तरह से ब्रेक हो सकती है। यदि यहां पर यदि आपने लोड लगाया तो यही आपके पास पर कुछ इस तरह से ब्रेक हो सकता है। अब इन दोनों में देखिए कौन पहले टूटेगा। किसमें आपको ब्रिटल फेलियर दिख रहा है, किसमें आपको ब्रिटल फेलियर दिख रहा है? सर जिसमें डक्टाइल फेलियर होगा उसमें लार्ज डिफॉर्मेशन होगा, जिसमें डक्टाइल फेलियर नहीं होगा उसमें सडन फेलियर होगा। तो सर ये सिर्फ स्टील बार की वजह से कंक्रीट का बिहेवियर ही चेंज हो गया? बिल्कुल सही। इस स्टील बार की वजह से कंक्रीट, ये स्टील बार की वजह से कंक्रीट का बिहेवियर ही चेंज हो गया। तो यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको क्या देखने को मिला भैया, सडन फेलियर। अरे कंक्रीट तो वही था, वही कंक्रीट जो इधर लगाया था और वही कंक्रीट उधर लगाया। ये क्या है आपके पास पर, दिस इज पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एंड दिस इज व्हाट, क्या है भैया, ये आरसीसी। और ये आरसीसी में क्या लगा रखा है आपने लगा रखा है स्टील बार। क्लियर है? और ये आपके पास पर डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है आपके पास पर, डक्टाइल या डक्टाइल फेलियर की तरफ पर ये बढ़ रहा है। दोनों में से वार्निंग कौन देगा, दोनों में से वार्निंग देगा ये देगा आपको। क्लियर है? अब आप इनमें से कोई मुझसे पूछ ले कि सपोर्ट, तो सपोर्ट भैया ऐसा है ना, नहीं तो कल को कहें कि सपोर्ट ही नहीं बताया सर आपने कैसा था, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी ना। इसको आगे और कंपेयर भी करूंगा मैं। समझ आया सभी को यहां तक? क्लियर है सभी को यहां तक? वन लिखे हैं भाई आपने, कमलेश, सरफराज, यहां तक समझ आया सभी को? रिप्लाई दीजिए। हाँ, 1 पीसीसी के लिए। चलिए समझ आया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। इस पॉइंट के बारे में मैं वापस से बात करता हूं। कौन सा पॉइंट? ये जो लिखा था ना, इट ओनली हैव 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिर्फ 1/10 या 10% ही क्या होता है उसके अंदर, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मतलब टेंसाइल रेजिस्टेंस कंक्रीट का, टेंशन में रेजिस्टेंस जो है या टेंसाइल स्ट्रेस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम है। क्या है, बहुत कम। तो इसलिए हम बात करते हैं all the tensile stresses
arises due to bending, उसके अलावा डायरेक्ट टेंशन, उसके अलावा श्रिंकेज, टेम्परेचर etc. are carried by इसको मैं स्टील बार की जगह reinforcement लिख रहा हूं, is carried by reinforcement मटेरियल। जो भी आप रेनफोर्समेंट मटेरियल लगाएंगे वो क्या क्या चीजें रोकेगा? वो रोकेगा सर, क्या रोकेगा भाई? वो रोकेगा टेंसाइल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि कंक्रीट तो रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कंक्रीट तो रोक नहीं पाएगा, तो हमने क्या कहा कि भैया तुम ही रोको। अब वो रोक रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, किस वजह से? फ्लेक्सर या बेंडिंग की वजह से आ रहा है तो रोक रहा है, श्रिंकेज की वजह से आ रहा है तो रोक रहा है, और टेम्परेचर की वजह से आ रहा है तो रोक रहा है, डायरेक्ट टेंशन की वजह से आ रहा है तो रोक रहा है। अरे भैया किसी भी कारणों से यदि वहां पर आ रहा है, क्या आ रहा है वहां पर? टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, तो उन सभी को रोकने का काम किसका है? रेनफोर्समेंट मटेरियल का काम। क्लियर है सभी को? क्लियर है सर? अब ये रेनफोर्समेंट आप कह तो रहे हो रोक रहा है, लगाया कैसे जाता? कहां लगाना है? कहां लगाना है रेनफोर्समेंट? दी reinforcement are placed across the potential tension क्रैक। मतलब जहां कहीं भी क्रैक आया है वहां पर आपको क्या करना है? रेनफोर्समेंट लगाना है। और वो भी कैसे लगाना है? हाँ जी, कैसे लगाना है? देखो लिखा है कैसे लगाना है? एक्रॉस। देखे, एक्रॉस कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, यदि ये बीम है, दो तीन जगह बना देता हूं, या फिर ऐसा कोई एक मेंबर है, ठीक है? ये तो बीम है, और एक कॉलम है। यहां पर आपके पास पर व्हेन यू आर अप्लाइंग लोडिंग, जब आप लोड लगा रहे हो, थोड़ा और लोड लगा रहे हो, तो क्या होगा? इस बीम में क्रैक देखने को मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा इस बीम में? क्रैक। इस तरह से क्रैक बढ़ता चला जाएगा ऊपर। इस तरह से क्रैक बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एक पीसीसी बीम है, कंक्रीट की बीम है,
प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बीम है। अब ये पोटेंशियल क्रैक आपके पास पर ऊपर ना बढ़ जाए, अब देखो यहां पर टेंशन कैसा आ रहा है, इस बीम पर लोड लगाओगे, इस बीम पर लोड लगाओगे तो बीम बेंड होगी, बेंड होगी तो क्या होगा, ये पता है अपने को, पढ़ रखा है अपन ने, पढ़ा है कि नहीं भाई? सर क्या पूछ रहे हैं आप, क्या पढ़ा है कि नहीं? जैसे इन बीम पर लोड लगाओगे तो दिस विल बी न्यूट्रल एक्सिस, अरे होगी न्यूट्रल एक्सिस, और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा कंप्रेशन, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा भाई, टेंशन। इसको आगे भी डायग्राम बनाकर बता दूंगा, अपन ने बीम में भी पढ़ रखा है क्या, और एक अजम्पशन भी पढ़ रखा है ना। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, दैट मीन्स कंप्रेशन विल बी अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिफ्लेक्शन विल बी बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। जब लोड आपके पास पर कंप्रेशन फाइबर को होगा, तो यहां पर भी आपके पास पर देखे तो यहां पर टेंशन है, मतलब इस जगह पर यदि देखा जाए, इस जगह पर देखा जाए तो इस जगह पर है क्या, टेंशन। सेम यहां पर क्रैक नहीं आ रहा है क्या सर, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है आपके पास पर क्रैक, अब यहां टेंशन आ रहा है, तो टेंशन को रोकने के लिए कंक्रीट सक्षम है क्या, अरे सक्षम है कंक्रीट क्या, नहीं है सर, कंक्रीट तो सक्षम नहीं है। यदि कंक्रीट सक्षम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कंक्रीट यदि सक्षम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर स्टील बार लगाएंगे। हमने स्टील बार कहां पर लगाया भाई, हमने स्टील बार उसी जगह पर लगा दिया, ये लगा दिया स्टील बार, ये लगा दिया स्टील बार। सर स्टील बार लगाएंगे तो क्या ये क्रैक आएगा सर, स्टील बार लगा देंगे तो क्या ये क्रैक आएगा, नहीं भैया, क्रैक व्रैक कुछ नहीं आएगा। और ये बीम ऐसी हो जाएगी, क्लियर है। यदि क्रैक आया भी ना, क्रैक आया भी ना, तो क्रैक कैसा आएगा, यहां तक थोड़ा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्लियर है। तो ये आपने बार लगा दिया, तो आपने इसी बार को यहां पर भी लगा दिया, इसी बार को आपने यहां पर भी लगा दिया, ये लगा दिया स्टील बार। लेकिन यदि ओवरलोडिंग कर देंगे तो हो सकता है कि आपके बीम में जो क्रैक है वो कुछ इस तरह से आ जाए, कुछ इस तरह से क्रैक आ जाए। इन्हें रोकने के लिए यदि बार लगाना होगा तो इन्हें रोकने के लिए बार कैसे लगाएंगे भाई, इन्हें रोकने के लिए बार हमने ऐसे लगा दी, ये बार क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। एक्रॉस लगाना, मैंने कहा था एक्रॉस, क्रैक ऐसा जा रहा था ऊपर की तरफ पर, हमने एक्रॉस 90 डिग्री पर लगा दिया। यहां पर क्रैक इस तरह से जा रहा था, हमने इसके परपेंडिकुलर यहां पर लगा दिया, ठीक है। यहां पर भी क्रैक ऐसा जा रहा था आपके पास पर, तो हमने सरिये को इस तरह से लगा दिया, क्लियर है। एक्रॉस लगाना है आपको स्टील बार, समझ आया सभी को यहां तक। कॉलम में यदि आपके पास पर क्रैक यहां से यदि आ रहा है तो सरिया कैसे लगा दो, ऐसा लगा दो, क्लियर है बात। क्लियर है सभी को बात, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सभी को समझ आया। यहां तक समझ आया, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, यदि अपन बात करते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर पर अपन ने आरसीसी वर्ड के बारे में समझ लिया है, जिसमें कंक्रीट भी था, जिसमें सीमेंट कंक्रीट भी था, और जिसके अंदर पर क्या था, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। यहां से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, कि अज्यूम किया जाता है स्ट्रेंथ, वहां से पूछा जा सकता है, क्लियर है। कंस्टिट्यूएंट्स के रोल क्या रहते हैं, कौन स्ट्रेंथ देता है, कौन बॉन्ड बनाता है, कौन रिएक्शन या लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो पढ़ना है उसको चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट के बारे में, सॉरी रेनफोर्समेंट के बारे में तो चलिए मैं आगे बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी हमारे पास पर ना दो चीज क्लियर हो गई है
कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आरसीसी। इस आरसीसी के अंदर पर दो मटेरियल है मेनली। कौन कौन से दो मटेरियल है भाई आरसीसी के अंदर हमारे पास पर? एक तो हो गया कौन सा, कंक्रीट, और एक हो गया कौन सा, स्टील बार। स्टील बार को ही क्यों इस्तेमाल किया गया है वो सब चीजें जब मैं आपको स्टील बार के बारे में पढ़ाऊंगा ना, रेनफोर्समेंट के बारे में बताऊंगा, तब बता दूंगा। क्लियर है? तो हमारे पास पर दो मटेरियल है, एक कंक्रीट और एक स्टील। एक एक कर दोनों को पढ़ते हैं, और जैसे ही दोनों खत्म हो जाएंगे तो हमारा पहला टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन, जहां से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे। यहां से जितना भी पार्ट बता रहा हूं आपके पास पर, ये यदि याद रह गया आपको तो कभी आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? ओके, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, कंक्रीट के बारे में। अब स्पेशली कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। कंक्रीट के बारे में तो सर हमने बात कर लिया, बिल्कुल कर लिया कंक्रीट के बारे में बात। बफर कर रहा है क्या? अरे भैया तुम्हारा बफर कर रहा है, आप चेक करो इंटरनेट सही है कि ऑल ओके। चलो अब हम बात करते हैं कंक्रीट के बारे में। दो मटेरियल के बारे में पढ़ना है तो एक एक कर हम पढ़ते हैं। पहले कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट के अंदर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंक्रीट के अंदर पर इसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? क्लियर है बात? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे और यहां से आपके पास पर टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ओके चलिए, तो अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मुझे बताइए ग्रेड ऑफ कंक्रीट नाम की जो बला है ये क्या है? हाँ जी बता, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। चलिए जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग बताएं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट से डिजाइन ऑफ कंक्रीट होता है, डिजाइन ऑफ डिफरेंट कंक्रीट होता है, और डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। बताते जा रहे हैं सभी लोग, मैं आंसर पढ़ रहा हूं। और भाई चंद्रकांत जी बोल रहे हैं कि सर वो मिक्सिंग होता है, और कुछ बोल रहे हैं कि सर प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन ऑफ मिक्सिंग होता है, मिक्स रेशो होता है, प्रपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सर ये मिक्स होता है या डिजाइन किया जाता है इसको, तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। मिक्सिंग के बारे में कुछ नहीं है। ग्रेड शब्द लिखा है, ग्रेड मिलते थे हमको स्कूल में, याद है? स्कूल में जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें ग्रेड मिलते थे। कौन से? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। ए ग्रेड वाला बच्चा जिसने एकेडमिक्स में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा से रहा हो तो उसको ए ग्रेड मिल जाता था। जो पीछे बैठकर सिर्फ बेंच बजा रहे थे तो उनको बी ग्रेड या सी ग्रेड मिला हो। अब ये बी और सी ग्रेड उनको मिला है तो क्या एकेडमिक्स पढ़ाई उन्हें बोलती है कि ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है? और जिसको ए मिला है पढ़ाई या एकेडमिक्स बोलता है कि वो स्टूडेंट अच्छा है। मतलब ए बी सी डी ई ये क्या है? ये स्टूडेंट के क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक्स। पढ़ाई के बेसिस पर स्टूडेंट के बीच में जो अंतर है उसकी या स्टूडेंट की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है, तो सबका अलग अलग ग्रेड दे दिया। तो ग्रेड कहने का मतलब क्या होता है? ग्रेड बताता है किसी भी चीज का क्वालिटी, मानक होता है क्वालिटी का। इसका नंबर हो सकता है, इसे नंबर के फॉर्म में, अल्फाबेट के फॉर्म में, कलर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जताया जा सकता है कि भैया नीले कलर का वायर लाना वो अच्छा होता है, पीले वाला उससे खराब और लाल वाला सबसे खराब होता है। ये कलर कोडिंग हो गई। तो ग्रीन या ब्लू ये कोड जो है वो ग्रेड को बता रहे हैं। आ रही बात समझ में सभी को? सभी को समझ आया? इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए पहले, ग्रेड। क्लियर है?
तो ग्रेड वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो अब ये ग्रेड क्या बताता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रेड क्या बताता है? क्वालिटी किसकी? कंक्रीट की। तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ रहे हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यदि याद रहे और कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखना कि अपन क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सभी को? अब कंक्रीट कैसा मटेरियल है भाई? कंक्रीट कैसा मटेरियल है? कंक्रीट है आपके पास पर कंप्रेसिव मटेरियल, ये बात तो क्लियर है सभी को? कंक्रीट कैसा मटेरियल है? कंप्रेसिव मटेरियल है। तो ये जो क्वालिटी का कंपैरिजन होगा कंक्रीट में, ए कंक्रीट तुम खराब हो, ये वाला कंक्रीट अच्छा है। कंक्रीट क्या, मेरी कौन सी गलती है? मेरे और इसमें फर्क क्या? दिख तो दोनों बाहर से सेम ही रहे हैं, हम दोनों दिखने में तो सेम ही है। कंक्रीट तो दिखने में सेम ही है ना। अब स्टूडेंट, दो स्टूडेंट खड़े, दोनों दिखने में तो सेम ही है, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे कि कौन ए ग्रेड का है, कौन सा बी ग्रेड का है? हाँ भाई शिव कुमार, कैसे पता किया गया था कि तुम अच्छे हो और तुम्हारा फ्रेंड बेकार है? ऐसा मैं मान रहा हूं। तुम्हारे अंदर एकेडमिक्स क्वालिटी अच्छी, तुम्हारे फ्रेंड के अंदर बेकार है, कैसे पता किया गया? दोनों को एक टेस्ट पेपर लिखने को दिया गया, एक ही पेपर दोनों को दिया गया और दोनों को उस पर्टिकुलर टेस्ट पर चेक किया गया कि कौन कितना सही है हमारे मानक के हिसाब से। स्कूल वालों ने जो मानक डिसाइड कर रखा है उसके हिसाब से दोनों में से कौन अच्छे। तो वैसे ही यहां पर बात करता हूं तो हमने कुछ पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी मिलनी चाहिए। अब दोनों में से जो कंक्रीट दे देगा वो अच्छा है, जो कम दे देगा वो बेकार है। आ रही है बात समझ में? अरे भाई आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? बताइए, आ रही बात समझ में? तो स्कूल वाले जैसे टेस्ट पेपर देते थे ना, तो हम यहां पर क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। किसका? क्यूब बनाकर। कंक्रीट को कहते हैं चलो तुम क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो और फिर हम तुम्हें टेस्ट करेंगे और दोनों में से जो स्ट्रेंथ देगा हम उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको नाम देंगे। क्या? 3 कैटेगरी बनाएंगे उनकी। कौन कौन सी कैटेगरी बनाएंगे? स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्टैंडर्ड। सुना होगा नाम? सुना है या नहीं सुना है बताइए? सुना है? चलिए, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में अपन एक एक पॉइंट कर लिख लेते हैं यहां से। इट इज द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट in terms of its compressive क्लियर है पॉइंट सभी को? ध्यान से देखकर बताएं मुझे, क्लियर है सभी को पॉइंट ये? ठीक है, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के फॉर्म में ही क्यों निकालते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के फॉर्म में क्यों निकालते हैं? बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ will define all the other strength property. कंक्रीट की बाकी सभी प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, है ना, टॉर्शनल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, ये सभी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है?
कंप्रेसिव। तो इसीलिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में ही ध्यान रखते हैं और कंक्रीट को किसके फॉर्म में, कंक्रीट की क्वालिटी को सिर्फ किसी एक से चेक कर लेते हैं, ना बेंडिंग से, ना टेंसाइल से, ना टेंशन से, डायरेक्ट टेंशन से, ना शियर से, ना टॉर्शन से। हम सिर्फ किससे चेक कर लेते हैं उसको, कंप्रेशन से। यदि वो कंप्रेशन में अच्छा है ना तो सब में अच्छा है, वो कंप्रेशन में खराब है तो सब में खराब है। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। The testing of standard cube gives the compressive strength where 28th day 28th day strength is represented as compressive strength of concrete। पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। हाँ जी, पॉइंट क्या लिखा है, द टेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्यूब, एक स्टैंडर्ड क्यूब को टेस्ट किया जाता है, गिव्स दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो क्या देता है आपको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। जहां पर 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है, वेयर 28th डे स्ट्रेंथ, 28 दिन की जो स्ट्रेंथ रहती है, इज रिप्रेजेंटेड एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। और वहां पर जो 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है उसे कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के नाम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़े। फिर क्या करते हैं हम, टेस्टिंग ऑफ क्यूब करते हैं। टेस्टिंग ऑफ क्यूब, टेस्टिंग ऑफ क्यूब के लिए हमने क्या लिया, यहां पर मैं प्लेट बना देता हूं। ये हमने क्यूब ले लिया। तो ये प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या किया, क्यूब रखा।
ये हमारे पास पर ये प्लेट क्या है, फिक्स्ड है, और क्या किया, लोडिंग लगाई। यहां से हमने क्या किया, लोडिंग लगाई। ओके, इस लोडिंग को हम बोल देते हैं, कौन सी है, दिस इज यूनी एक्सियल लोडिंग। सर इसका रेट याद रखना है क्या, अपने इस सब्जेक्ट में याद नहीं रखना है। इसे आप कहां पर याद रखें, इसे आप याद रखें कहां पर, आपके बीएमसी में याद रखें, काम में आएगा। क्लियर है, दिस इज क्यूब। तो यहां पर भी मैं बात करता हूं, तो यहां पर आपके पास पर स्पेसिमेन है कितने का, 150 क्रॉस 150 क्रॉस 150। क्लियर है, दिस इज योर स्पेसिमेन, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, इसे मैं स्टैंडर्ड बोलता हूं। एक और चीज जो ध्यान में रखने के लिए है, इस स्टैंडर्ड स्पेसिमेन में के साथ अपने को जो बात ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज 25। यहां पर 25 mm से ज्यादा साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिमेन आपने ले लिया, ठीक है। मशीन या इक्विपमेंट कौन सा हो गया आपके पास पर, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। रिजल्ट आता है यहां पर, रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आता है आपके पास पर, रिजल्ट क्या आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड क्यूब आफ्टर 28 डेज। इसे कंक्लूड कैसे किया जाता है, सर ये कंक्लूड का मतलब क्या हुआ बताऊंगा। कंक्लूजन ये है, नंबर ऑफ क्यूब टेस्ट आर performed and characteristic strength is obtained। इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्लियर है। ये कंक्लूजन, अब ये कंक्लूजन क्या है इसको मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दिस इज द टेस्टिंग ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब की टेस्टिंग हो रही है। हमने क्या किया, एक क्यूब लिया, एक क्यूब लिया, उस क्यूब पर क्या किया हमने, टेस्टिंग परफॉर्म की। कैसे करते हैं क्यूब की टेस्टिंग ये पता है आपको, जो आपके पास पर जिस सरफेस को फिल किया है, जहां से आपने सरफेस फिल किया है वो आपके पास पर ये रहेगी, मतलब जो टॉप की सरफेस रहेगी, दिस इज योर टॉप सरफेस, दैट शुड नॉट बी ऑन द
टॉप ऑफ दी या कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग को पता है, आप बीएमसी में पढ़ा होगा, ये कॉलेज में भी टेस्टिंग में आपने कॉलेज में देखा होगा। ठीक है, चलिए आपने क्यूब लिया, क्यूब पर टेस्टिंग की, सीटीएम या यूटीएम जो भी मशीन था उस पर लोडिंग लगाया, फिर अपन ने क्या पता किया यहाँ से, रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ। आपने क्या पता किया, रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ। कैसे पता करेंगे सर रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ? रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ, अरे बाबा लोड कितना लगा है और किस एरिया पर लगाया है। तो जिस एरिया पर लगाया वो कैसा था आपके पास पर, 150 इंटू 150 का। अरे भैया आप इसी पर लगा रहे थे ना, ये आपका पास पर क्यूब था, ऐसा क्यूब था, है ना, क्यूब था, तो आप लोडिंग किस पर लगा रहे थे, इस पर लगा रहे थे, आप लोडिंग इस पर लगा रहे थे, ये वाली सरफेस पर लगा रहे थे, ये वाली सरफेस पर। तो इस सरफेस का, ये पूरी सरफेस जो है इसका एरिया, तो सर ये 150 की साइड है तो दूसरी भी 150 की साइड है, 150 इंटू 150। क्लियर है बात? तो यहां पर आपके पास पर क्या हो जाएगा, अपॉन एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया। इससे क्या निकल जाएगी आपके पास पर, इससे क्या निकल जाएगी भैया, हाँ हीरो, क्या निकल जाएगी, रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ या रेजिस्टिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हो। कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर पा रहा है ये कंक्रीट। कल इसके बारे में एक और चीज भी बताऊंगा। ठीक है, आप अभी थोड़ा सा कम टाइम है, उस पर यदि मैं जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको समझाने के लिए टाइम अलग से कल सेपरेट रखते हैं। तो रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ जो है वो आपको मिलती है, या रेजिस्टिंग स्ट्रेस आपको यहां से मिलती है कि क्यूब की क्षमता कितनी है लोड को बियर करने की, ये आपको पता चल जाता है यहां से। क्लियर बात मेरी, कि लोड कितना बियर कर सकता है क्यूब। तो हमने क्या किया ये सब प्रिपरेशन के लिए, हमने सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लिया। एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कितना, 150 इंटू 150 इंटू 150 का एक क्यूब लिया। उस क्यूब में जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो 25 mm तक हो सकते हैं, लेकिन यदि 19 mm से यदि कम साइज का एग्रीगेट होता है तो हम क्यूब का साइज भी छोटा कर देते हैं। वो लिखाऊंगा अभी कितना हो जाएगा। तो यदि 19 mm से कम साइज का आपके पास पर एग्रीगेट होता है तो क्यूब का साइज भी आपका 150 की जगह 100 का कर दिया जाता है, 100 इंटू 100 इंटू 100 mm का, 100 mm का क्यूब कर लिया जाता है। बट दैट इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यही है, पहले कोशिश हो कि यही इस्तेमाल किया जाए। क्लियर है बात? जब कभी दुविधा आती, जब कभी कोई दिक्कत आती, तब जाकर कहीं अपन करेंगे चेंज। ठीक है, मशीन कौन सी, यूटीएम या सीटीएम, दोनों में से कोई एक चल सकती है। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब आफ्टर 28 डेज, 28 दिनों के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब मिल जाएगी आपको। अब आपने क्या किया, एक क्यूब टेस्ट किया, आपने किया 2 क्यूब टेस्ट, आपने किया 10 क्यूब टेस्ट, आपने किया 100 क्यूब टेस्ट। कंक्रीट के साथ क्या होता है, कंक्रीट के साथ ऐसा होता है कि यदि आपने एक ही मिक्स मिलाया, M20 का ही मिक्स मिलाया, तो M20 के ही मिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा हीरो, कि M20 के मिक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा सर कि कोई क्यूब जो 20 की स्ट्रेंथ, M20 का जो मिक्स बनाया था 1:1.5:3 का बनाया था, कोई क्यूब 17 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ दे रहा है, कोई 21 मेगापास्कल की दे रहा है, कोई 24 मेगापास्कल की दे रहा है। सब क्यूब की स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग आ रही है, लेकिन मेरी बिल्डिंग में क्या मिलेगी क्या पता, कुछ भी मिल सकती है, 17 भी मिल सकती है, 22 भी मिल सकती है, 24 मिल सकती है, 25 मिल सकती है। मैं क्या मानूं और क्या मानकर चलूं? तो एक क्यूब टेस्ट करने से पता नहीं चल पाएगा। तो नंबर ऑफ क्यूब टेस्ट करो और उनमें से किसी एक स्ट्रेंथ को मान लो कि भैया ये तो मिलेगी, इसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसके ना मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, इस स्ट्रेंथ के मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और इसकी ना मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। उस स्ट्रेंथ को बोला जाता है कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हमें कंक्लूजन में आते हैं कैसे, नंबर ऑफ क्यूब टेस्ट कर नंबर ऑफ क्यूब टेस्ट आर परफॉर्म्ड, अलग अलग क्यूब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं एक ही मिक्स के। M20 मतलब M20 के 100 क्यूब बना दिए और फिर क्या करते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन, और उनमें से कंक्लूजन निकालते हैं हम कि इनमें से किसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ माना जाएगा। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कल तो मैं बताने वाला हुई, लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि भैया ये क्यूब टेस्ट का कोई मतलब नहीं अकेले क्यूब का, यह अकेला चनाना आपका कोई भार नहीं फोड़ेगा। तो यहां पर मिलकर जब ये आपके पास पर क्यूब आते हैं तो उनसे हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। वो क्या होती है वो कल अपन जानेंगे। क्लियर है? तो यहां तक की बात आपको अभी समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई? अरे भाई सुदीप महेश्वरी,
देखो क्या है, सब्जेक्ट जो है ना वो यदि आपको लगे कि सर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो और ज्यादा होगा, क्योंकि ये वही चीज पढ़ रहे हैं यार अपन जो कॉलेज में पढ़ते थे। अभी मैंने कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताया नहीं, बस ये हो सकता है कि सर ने इस 2 घंटे के लेक्चर में एक भी बार मजाक नहीं किया, एक बार हंसी की बात नहीं की, और सीधा सीधा एक वर्ड टेक्निकल बोल बोलकर 2 घंटे में सिर्फ टेक्निकल वर्ड ही जा रहे कान में, दिमाग बस्ट हो रहा है, दिमाग कह रहा है अरे इतनी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं, मेमोरी 2 GB और डेटा 4 GB का बुला रहे हो, है ना, 2G सपोर्टेड मोबाइल और 5G का नेटवर्क आ रहा है। ऐसा नहीं है, आपके पास पर 5G नहीं 10G का नेटवर्क है, आप उसको यूज नहीं करते हो, तो आपका दिमाग की क्षमता है बैठने की, आप इसको मजे से पढ़ने की कोशिश करें। यही मैं आगे और भी चीजें बताऊंगा ऐसी जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई सुदीप, चले तो यहां तक का आज हमने पढ़ा है, कल इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैं जा रहा हूं पहली स्लाइड पर, और पहली स्लाइड से फिर आपको चीजें दिखा देता हूं और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, एक एक कर ले लिया इसका। नेक्स्ट इसका लीजिए, ले लिया इसका। नेक्स्ट ले लिया इसका। नेक्स्ट ले लिया इसका। नेक्स्ट हाँ सुदीप, मुझे भी पता था, इसीलिए मैंने 9 के पहले कैंसिल वो खत्म कर दिया क्लास। चलिए लेते जाइए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, और किसी का मिस वगैरह हो जाता है ना तो यार आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर लिया करो। हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ भाई शिव कुमार, कौन सा रह गया? कोशिश करूंगा सरफराज, पीडीएफ बन जाएगा तो। आई एम नॉट सेइंग कि बन ही जाएगा। अब यार ये नई नई चीजें इनको समझना पड़ता, पता चला डेटा गायब हो गया। ओके लास्ट ये था। शिव कुमार कौन सा स्लाइड रहा है जल्दी बताओ। सेकंड रहा है किसी का? ये भाई सेकंड, शिव कुमार जल्दी बताओ भाई। फिफ्थ सेकंड का ले लिए? लो फिफ्थ का। ठीक है, हो गया। चलिए सो आज की क्लास अपन यहां पर खत्म करते हैं। कल मिलेंगे अपन सेम टाइम पर 7 बजे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा थोड़ा यदि पढ़कर आएंगे ना तो बहुत अच्छा, आपको इसलिए मजा आएगा क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कोई चीज ना तो एक डाउट क्रिएट होता है। मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ोगे तो भी डाउट क्रिएट होगा। वो डाउट यदि आप क्लास में पूछेंगे, जब मैं आपको समय दूंगा, जब आप पूछेंगे ना तब आपको उसका हल मिलेगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग घर में खुद थोड़ा सब्जेक्ट का आगे या सब्जेक्ट जो पढ़ लिया उसका पीछे वाला पार्ट पढ़े तो आपको समझ में आएगा, और अपन क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी तो क्वेश्चन नहीं होंगे, जब अच्छे खासे टॉपिक आपके कलेक्ट हो जाएंगे ना तब अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहें और सेफ रहें।